हेलो एवरीवन। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपना टेस्ट हो गया कल, और टेस्ट की कॉपीज़ अभी चेक नहीं हुई हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक और क्लास के टेस्ट है, तो उनका टेस्ट आपसे पहले था, तो दे दूंगा मैं 1-2 दिन में, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट भी आपको मैंने दी थी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चों ने सॉल्व किया है क्योंकि टेस्ट तो दिया है, बट सारे बच्चों ने नहीं दिया। बट जितनों ने भी दिया है बहुत अच्छी बात है, अच्छा रेशियो था टेस्ट का। और बट कुछ कॉपीज़ मैंने चेक की, तो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन तो नहीं है मेरे पास, बट ठीक है जैसा भी है। तो अभी अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एक लेक्चर मैं आपको और बना के दूंगा, वो शायद इस वीक के एंड तक मैं आपको दूंगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। मैंने क्या है ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बेसिक फार्मूलाज आते हैं जो बीच में आके कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, मैंने उनको वहाँ से हटाया। इसलिए हटाया क्योंकि बच्चे क्या उसको कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करने लग जाते हैं कि तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आया था, मतलब इसका यहाँ से कोई लेना देना, जबकि उस फॉर्मूले का वहाँ से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स मिलने की टेंडेंसी 2n², ठीक है। तो ये इस टाइप के फॉर्मूलाज हैं, तो मैंने जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आपको बता दी, जहाँ नहीं थी वहाँ नहीं बताई। तो वो सब मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने पहले ही बोला था, लेकिन मेरा यही था कि बुकलेट सॉल्व हो नहीं रही थी, दैट्स वाई मैंने कोई भी लेक्चर आपको दिए नहीं। अब मैंने टेस्ट ले लिया है तो मुझे देना पड़ेगा। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था, सभी बच्चे तो टेस्ट नहीं दिए सभी ने, लेकिन जितनों ने दिए बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि आज से अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। यानी कि एक्चुअल में क्या है कि ये मैं पहले पढ़ाता तो मैं मोल कंसेप्ट ही पढ़ाता, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाता। बट जिस इंस्टीट्यूट में आपको पेस, तो वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले उठाया जाता है, फिर मोल कंसेप्ट पढ़ाते हैं अपन। तो अपन उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि टेस्ट में 3 बैचेस है, शायद आपका 3rd बैच है। तो बैचेस के हिसाब से फिर क्या होता है, टॉपिक आगे पीछे हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ये सब तो सेकेंडरी बात है। लेकिन मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई, लाइक मैंने आप लोग को एटम, मॉलिक्यूल्स और इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था, एलिमेंट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया था, बट शायद मैंने एटम्स के बारे में ही बताया था। तो आज एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सब्सटेंस, इनसे अपन स्टार्ट करते हुए मोल कंसेप्ट की तरफ देखेंगे। तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रख लो कि केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर मैं आपको बहुत इजी करके दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये मेरा चैलेंज है। तो अब आप देख लो, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट क्रिएट करता है ना बच्चों के लिए कि मैक्सिमम बच्चा पूरा 11-12 पढ़ लेता है लेकिन उसको डाउट रहता है इस चैप्टर में। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, कुछ तुम्हारे सीनियर्स हैं जो आज तक भी बोलते हैं सर मोल कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा दो। ये वीडियो लेक्चर भी आपके अलावा कुछ 11-12 के बच्चों के पास भी जाने वाला है, क्योंकि उनको इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स है, ठीक है। तो उनको मैंने पढ़ाया तो था नहीं, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा। हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं इसको बहुत ईजी करके दूंगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ, मोल होता क्या है। देखो, अगर हम बात करें पर्टिकुलर मोल, तो आप सब जानते हो कि आज के टाइम में अगर हम अपने घर से बाहर चले जाए और हमें कुछ भी लेना हो तो हमारे पास एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, एक क्वांटिटी होती है, जो हम जाते हैं सामने वाले को बोलते हैं और वो उस क्वांटिटी में हमें चीज़ें दे देता है। सपोज आप किसी शॉपकीपर के पास गए हो, ठीक है, आपको कोई भी सामान लेना है, तो आप क्या बोलते हो, भैया इतना दे दो, 1 kg दे दो, आधा kg दे दो, 500 मतलब 200 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो, ऐसे बोल देते हो, यानी आप एक क्वांटिटी बता देते हो। तो जैसे 1 kg होता है, 1 kg क्या होता है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी किसकी होती है, तो 1 kg में कुछ पार्टिकल्स ही तो आते होंगे। 1 kg में क्या है, कुछ क्वांटिटी तो होती होंगी, कुछ नंबर्स होते होंगे जिससे आप 1 kg का नाम दे देते हो। अब एक्चुअली क्या है, डिपेंड करता है। जैसे मैं 1 kg आलू लेने जाऊँ तो उसमें जो पार्टिकल नंबर है उसे हम काउंट कर सकते हैं, बट अगर आप 1 kg शुगर लेने जाओ तो आप उसके पार्टिकल को काउंट नहीं कर सकते। बट दोनों डिफाइन तो पार्टिकल से ही हो रहे हैं ना। अब जैसे मान लो
सेकेंड चीज मैं बोलता हूँ 1 डजन। अब डजन क्या है, ये भी एक यूनिट है, यानी कि आप चाहते हो तो आप बोलते हो कि 1 डजन केला दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब एग दे दो, तो आप ऐसे कोई भी चीज़ अगर ये फॉर्म बोलोगे तो लोग क्या समझते हैं कि इसमें 12 पार्टिकल्स है, यानी 12 चीज़ें वो आपको देगा। ठीक है, 12 डिफरेंट चीज़ें नहीं देगा, एक ही चीज़ रहेगी जो जिसकी क्वांटिटी कितने होंगे, जिसके नंबर कितने होंगे 12। तो ये सब क्या एक यूनिट है, वैसे ही मोल एक यूनिट है। मोल इज a unit in chemistry which describes the number of particles। तो मैंने आपको जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी 1 मोल की वैल्यू बताई थी। तो 1 मोल क्या होता है, ये यूनिट होती है केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स के नंबर को डिफाइन करती है। तो इसमें जैसे 1 केजी, 1 केजी को अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल देते 1000 ग्राम, 1 डजन मतलब 12 पार्टिकल। तो ये सब क्या है, ये सब एक नंबर ही तो है, ये यूनिट है उसमें नंबर है। वैसे ही 1 मोल उसका जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो एक चीज सिंपल सी है, अगर आपको कोई भी 1 मोल के फॉर्म में कोई भी चीज बोलेगा तो आप उसमें इतने ही पार्टिकल्स कंसीडर करोगे। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम्स है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Na प्रेजेंट, यानी 1 मोल Na एटम्स मतलब इतने एटम्स, ये नंबर डिफाइन हो गया उसका। सपोज करो मैं बोलता हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे किसी एलिमेंट को मेंशन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे सोडियम को मेंशन करता तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता सोडियम के इलेक्ट्रॉन के नंबर से। और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, तो ये तो 1 मोल की वैल्यू है, लेकिन 1 मोल सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सब हम आगे देखेंगे, सिर्फ हम यहाँ मैं आपको यहाँ यही बताना चाहता है कि जहाँ पे 1 मोल लिखा होगा उसके साथ कोई भी चीज़ लिखी हो उसका नंबर आप इतना ही कंसीडर करो। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक कि मोल होता क्या। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लो, क्योंकि हमारा चैप्टर भी हम आगे और मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर में जो स्टार्टिंग हो रही है मोल कंसेप्ट, तो वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि मोल एक्चुअल में है क्या। तो मोल एक क्वांटिटी होती है जो केमिस्ट्री में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिफाइन करती है, यानी आप मोल के साथ किसी भी चीज़ को बोलो, 1 मोल एटम मतलब इतने एटम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन इतने प्रोटॉन। ठीक है, सपोज मैं बोलूँ 1 मोल मार्कर, तो 1 मोल मार्कर मतलब कितने मार्कर। तो इस वैल्यू को एकदम से याद कर लो, ये वैल्यू जहाँ पे लिखी हो आप सीधा सीधा उसकी जगह 1 मोल लिख सकते हो, और कहीं पे 1 मोल लिखा हो तो आप ये वैल्यू सीधा सीधा पुट कर सकते हो, ये इनका आपस में डायरेक्टली रिलेशन। अब ये मत पूछना कि 1 मोल में इतनी वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि बेटा ये बताओ 1 केजी भी तो एक यूनिट है, उसको भी डिफाइन किया गया है। तो वैसे ही ये 1 मोल जो टर्म है ये ऑलरेडी डिफाइन है और इसकी वैल्यू आपके सामने गिवन है। डाउट वहाँ जनरेट करो जहाँ ज़रूरत हो। हमें तो क्या करना, हमें तो इतना पता चल गया कि अगर 1 मोल कहीं लिखा होगा तो उसकी वैल्यू इतनी होती। अब क्या है, अगर इसमें डिटेल में जाओगे तो मैं ये भी प्रूव करके दे दूंगा ये कहाँ से आया कैसे आया, लेकिन नीड नहीं है, हमें इसकी नीड बिल्कुल नहीं। हमें तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 1 मोल की वैल्यू क्या है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। क्लियरिटी सही है, चलिए हटा दो भी। तो आपको पता चल गया कि एक्चुअल में जो मोल कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो उसमें मोल वर्ड का मतलब क्या है। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, मैं सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में ही बताऊंगा कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाला, सीधा नहीं कि अपन घुस गए स्टार्ट कर दिया। जब तक चैप्टर का नाम ही हमें नहीं पता उसका मतलब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तब तक उसके अंदर पढ़ने का मज़ा ही नहीं है ना। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये क्वांटिटीज़ को डिफाइन करता है, तो पूरे पूरे चैप्टर में हम पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ ही देखेंगे। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं,
1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, एटम में आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका था एटॉमिक स्ट्रक्चर में दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैं बात करता हूँ पहले एलिमेंट्स। तो देखो, केमिस्ट्री में एक्चुअली 2 टाइप की चीजें अभी आप पढ़ोगे, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को ही हम सब्सटेंस बोल देते हैं और कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो इनके भी 2 बेसिक चीजें जान लो। अब एलिमेंट तो मैंने आपको लिखा के भी दिए थे, ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है उसका होता है एटॉमिक मास। कोई भी एलिमेंट को मैंने आपको 1 से 30 तक लिखवा के दिया था, वो क्या थे, उनके एटॉमिक मास थे। और एक बात याद रखना, कोई भी एलिमेंट हो उसका जो भी एटॉमिक मास होता है, चलो छोड़ो अभी इस चीजों को बात करेंगे, मॉलिक्यूल, इनका होता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंस है। अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स का मास होता है, कहीं पे एटॉमिक मास लिखा जाए तो वो एटम्स का मास होता है। तो ये 2 चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं पे चीजें सारी की सारी डिपेंड करती हैं, ठीक है। एक एलिमेंटल फॉर्म और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो एलिमेंट का होता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल सब्सटेंस कंपाउंड का होता है मॉलिक्यूलर मास। तो इस चीज को कॉपी के टॉप पे कहीं साइड पे लिख लेना, ठीक है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं बताई मैंने, बट हाँ, मास भी 2 टाइप के होते हैं, ये मुझे आपको बताना था और बताऊंगा कैसे क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट। ये एलिमेंट होता क्या है? When same kind of many atoms are combined, then they form an element। क्या बोला इसने? इसने बोला कि जब एक जैसे बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट फॉर्म करते हैं। क्या मतलब था इसका, देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ। सपोज करो मेरे पास ये एक आयरन का पीस है, ठीक, ये आयरन है, इसका कोई छोटा सा टुकड़ा मेरे पास है। अब मुझे, और ये प्योर आयरन, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आयरन मिक्स हुए होंगे, बहुत छोटे छोटे, यानी बहुत छोटे छोटे एटम जो है आयरन के वो मिक्स हुए होंगे, तब तो जाके आयरन फॉर्म हुआ होगा। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। ये आयरन का एक एलिमेंट है, लेकिन ये कैसे फॉर्म हुआ, जब एक जैसे का मतलब क्या है, जिनका साइज शेप सब कुछ एक जैसा है, वैसे ही बहुत सारे एटम्स अगर कंबाइन हुए तब जाके ये पीस ऑफ आयरन फॉर्म हुआ। जैसे मैं बात करूँ इस डस्टर की, अभी डस्टर कैसा है, प्लास्टिक का है ना, तो आपको क्या लगता है नेचर में एज इट इज आया था, यानी ऊपर से गिर रहे थे, अपन कैच कर रहे थे, ऐसा नहीं था ना, इसको बनाया गया ना। तो इस डस्टर का केस क्या है, देखो ये जो प्लास्टिक है ना, इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको मेल्ट किया गया होगा, शेप दी गई होगी, तो इनके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल ही तो मिलकर इनको बना रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि डस्टर को ब्रेक नहीं किया जा सकता। अभी मैं इसको किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे रख दूँ तो इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ना, फिर आप बोलोगे एक प्लास्टिक इधर है एक इधर है, मतलब वापस उनको फॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, नेचर में कोई भी चीज़ हो, नेचर में कोई भी चीज़ हो, मैंने आपको तब भी बताया था कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम एटम्स बोलते हैं। अगर वो एक जैसे एटम हैं तो उसे हम एलिमेंट बोल देते हैं, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं तो उनसे मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो बहुत सारे एटम से मिलके एक जैसे, बहुत सारे एक जैसे एटम से मिलके एक एलिमेंट फॉर्म होता है। अब सिंपल सी बात है, तो पीस ऑफ आयरन की बात थी, तो हमारा एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन सेम काइंड ऑफ मेनी एटम्स आर कंबाइंड देन दे फॉर्म एन एटम। सपोज करो मैं बात करूं सोडियम एलिमेंट। अब देखो, चाहे एटम हो चाहे एलिमेंट हो, उसको आप इंडिकेट उसके सिंबल से ही करते हो, ठीक है। तो ये छोटा ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन कहाँ से क्लियर होता है, उसके मास।
तो मैं भी आपको आगे समझाऊँ कि मास से कैसे डिफरेंस पता चलता है कि वो किसी एटम का मास है या बहुत सारे एटम्स का मास है। ठीक, एन एलिमेंट, तो एन एलिमेंट कैसे बना होगा, जब सेम काइंड ऑफ मैनी एन एटम्स आर कंबाइंड, जब एक जैसे बहुत सारे एन एटम्स कंबाइंड हुए होंगे तब जाके एक एन एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, जैसे सपोज करूं मैं बोलूं इस बोर्ड की बात करते हैं, व्हाइट बोर्ड, तो इस व्हाइट बोर्ड को देखो, अब ये व्हाइट बोर्ड आपको क्या लगता है कि ये जो व्हाइट बोर्ड पे ये जो शीट लगी हुई है ये आपको एज इट इज मिल रही थी? बिल्कुल नहीं मिल रही थी ना, इसे तो हमने कन्वर्ट किया इस शेप में, ये बिल्कुल भी नेचर में ऐसी की ऐसी नहीं मिल रही, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कैसे बना है, जब इसमें सेम काइंड ऑफ मैनी यानी कि ये थोड़ी सी कैसी है, स्टील की है ना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब बहुत सारे सेम काइंड ऑफ स्टील एटम्स यानी उसके छोटे छोटे एटम्स, ये बहुत छोटे छोटे एटम्स इसके कंबाइन होंगे तब जाके शीट फॉर्म हुई होगी। ठीक, जैसे मैं बात करूं मार्कर, या मैं बात करूं मार्कर कैसा है, प्लास्टिक का है ना, तो इसमें क्या है प्लास्टिक के बहुत छोटे, अब देखो ये प्लास्टिक है तो इसके सारे प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी है ना वो सेम है, ऐसा नहीं है कि एक बीच में इसमें प्लास्टिक है यहाँ पे लोहा है, या ये वाला ऊपर का प्लास्टिक बहुत मजबूत है नीचे का बहुत वीक है, ऐसा नहीं है, सारी प्रॉपर्टी सेम है, अगर इधर वाला मजबूत है नीचे वाला भी बहुत ज़्यादा मजबूती होगा, वीक नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि एक एलिमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब उसमें एक जैसे बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गई एलिमेंट की डेफिनेशन। मैं इसको हटा देता, थोड़ा स्पीड में रखो, इन सब चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिसका ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते, और लगे तो वीडियो को पॉज करना और इसको लिख लेना, बस समझते जाओ, वैसे तो ये समझने की चीज़ें होती हैं। यानी एक जैसे बहुत सारे एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल की, तो ये सब आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, आपका चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स are combined, then they form molecules। अब देखो मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट और एटम में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ आप उसको बोल के ही डिफरेंस उसमें जनरेट कर सकते हैं। एलिमेंट जो बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है, एटम जो अकेला एक एटम होता है, तो एलिमेंट की जगह यहाँ एटम भी हो सकता था, व्हेन टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल, लेकिन एटम्स मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये। तो देखो दो या दो से ज़्यादा फर्क क्या आता है, एलिमेंट में बहुत सारे एटम तो वो Na है तो Na ही रहेगा, मैग्नीशियम है तो Mg ही रहेगा, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, सल्फर है तो सल्फर ही रहेगा, यानी इनके नीचे कोई नंबर नहीं आएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर मैं हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को मिला दूं तो वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये डिफरेंस आने लग जाएगा, नीचे नंबर जनरेट होने लग जाएंगे, तो वो अलग अलग दिखा देते हैं कि इसमें दो ही एटम है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ में आता कितने एटम्स हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम कि बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे तभी एलिमेंट फॉर्म हुआ होगा, लेकिन कब, जब तुम्हारे सामने वो बोले कि ये Na एलिमेंट है। अगर उसने सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया है तो आप उसे एटम भी बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हो, और जनरली हम एटम ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया ना, तो ये एक डिफरेंस है एलिमेंट और मॉलिक्यूल। एलिमेंट के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता, वो सिंगल फॉर्म में होता है जैसे आपका सिंबल होता है, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में ना नीचे नंबर्स आने लग जाते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपके दो टाइप के होते हैं,
होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? When two or more same kind of elements are combined. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या बोला? When two or more same kind of elements are combined, यानी दो या दो से ज्यादा एक जैसे एलिमेंट अगर कंबाइन होंगे तो आप उसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एग्जांपल अभी मैंने लिया था, जैसे मैं एक हाइड्रोजन एलिमेंट ले लूं और एक और हाइड्रोजन ही ले लूं, तो इससे मिलके बनेगा H2। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये जो मॉलिक्यूल आपका बना है, इसको आप बोलोगे होमोएटॉमिक। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एटम एक जैसे। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके O2 बना दूं, तो ये जो O2 मॉलिक्यूल बना है ये भी होमोएटॉमिक है। मैं 3 ऑक्सीजन ले लूं, यानी कि जब एक जैसे ही सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल बन जाता है। व्हेन टू और मोर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड, तो एक जैसे एलिमेंट्स अगर कंबाइन होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो गए तो वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल आपका होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेट्रोएटॉमिक। तो हेट्रोएटॉमिक क्या होता है? व्हेन टू और मोर different elements are common। ठीक है, अब एक चीज और, जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को आप एक नया नाम दे देते हो सब्सटेंस, और एक और नया नाम दे देते हो कंपाउंड। तो ये भी सब्सटेंस और कंपाउंड कहला सकते हैं, लेकिन ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं और इनको सब्सटेंस और कंपाउंड में भी डाल देते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? When two or more different elements are combined, then they form heteroatomic molecule। सपोज मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, दूसरा एलिमेंट भी मैंने हाइड्रोजन ले लिया, बट तीसरा चेंज करके मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो देखो